हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशल कटियार। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है सारे स्टूडेंट्स का। मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 12th के लिए मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहा था। आज वाले दिन पे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बात करेंगे, ठीक, जिसे हम लोग हिंदी में संयोजकता बल सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन हम लोग सीधे लास्ट में देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्लियर, क्योंकि हम पहले आपको एप्लीकेशन समझाएंगे तो काफ़ी बच्चों को एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगी। जब तक हम उसका एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे और उसको प्रॉपर हम लोग सॉल्व करना नहीं आ पाएगा, तब तक आप उसकी एप्लीकेशन को अच्छे से समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है। आज वाले दिन में मैं बताऊंगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, ठीक है। संयोजी बंध जो सिद्धांत है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संयोजी यौगिक पे ही लागू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपका Fe CS2O 6 2 पॉजिटिव। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कई सारी डिटेल पता चलती है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उप संयोजी यौगिक की। एक बार पहले मैं इंग्लिश मीडियम में बोल देता हूँ, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, इससे हम लोग ये बता सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया, पूछ लिया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बोले तो संकरण बताओ, तो आपसे पूछ सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो वो भी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजक बंध सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही बताओगे। आपसे पूछ सकता है कि ये यौगिक रंगीन यौगिक है कि नहीं है, मतलब कलर्ड कंपाउंड है कि नहीं है, वो भी आप इसी के माध्यम से बताओगे। पूछ लिया जाएगा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। साथ में ही इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ लेगा कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, बोले तो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। ये सारी की सारी चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है, संयोजक बल सिद्धांत बताती है। कैसे बताती है उसको हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आनी चाहिए। मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इसको x मान लेंगे, S2 होगी 0 होगी इक्वल टू +2 रख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे क्लियर कर लेता हूँ कि आपको पता चल गया, सॉल्व भी कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। Fe को x मान लिया +6 S2O इक्वल टू +2 x6 S2O को 0 रखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब उदासीन लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो x बराबर +2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो आपकी क्या है, +2 है। तो यहाँ पर पता चल गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe एटम इज +2। मतलब हिंदी में भी लिख देंगे कि Fe परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 आई है, ठीक। हम लोग बात करते हैं Fe का एटॉमिक नंबर। मैंने आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने की टेक्निक्स भी बताई थी। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप लोग कर लेंगे, आर्गन 4s2 3d6। अब ये आर्गन करके क्यों लिखा, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब आप Fe का 26 का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे 1s2 2s2 करके, तो आर्गन का 18 होता है, तो हमने 18 इनर्ट गैस लेके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये था Fe का एटॉमिक नंबर 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट जब ये Fe इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस उप संयोजी यौगिक में है, उस टाइम पे ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। इसका मतलब कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो हम लोग लिखेंगे Fe2+26, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, निकल गए। तो हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर शेल बाय कोस से निकालते हैं, तो 4s से हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर्गन 3d6 एंड 4s 0। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं Fe2+ आयन, हिंदी में भी आयन लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या 3d है, d ऑर्बिटल आपका 5 टाइप का होता है। इसके लिए हम लोग 5 बॉक्स बना लेंगे, ये आप लोग ने 11th में भी सीखा होगा, ठीक। s ऑर्बिटल 1 टाइप का है, ये आपका 4s है, और ये आपकी 3d है। 3d में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना हुंसुल के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे,
1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया Fe2 प्लस आयन। लेकिन Fe2 प्लस आयन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा कि H2O लिगेंड है और लिगेंड क्या कर रहा है, Fe को इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट कर रहा है ना। अब ये डोनेट करेगा तो कहाँ जाएगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, खाली ऑर्बिटल में, रिक्त कक्षकों में। तो यहाँ पर हमें और भी ऑर्बिटल्स की नीड होगी वैकेंट, क्योंकि एक ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्योंकि 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जा सकता है। बाकी के लिए देख लीजिए, अभी 1-2 एग्जांपल में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, Fe2 प्लस आयन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, FeS2O6 2 पॉजिटिव आयन लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स पे। इसको नोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एट इज सेम था 4s सॉरी D 4p 4d। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया है कि H2O जो लिगेंड है, ठीक, वो Fe को इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट कर रहा है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंती लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक H2O ने 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर दिया है, लेकिन H2O में पास कितने हैं, 6 है। ठीक, तो ये दूसरा H2O, ये तीसरा H2O, ये चौथा H2O, ये पांचवा H2O और ये 6 H2O। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशन से आपको डिटेल निकालने के लिए इतना तो 100% आना चाहिए। अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपको करना क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आइटम केंद्र धातु परमाणु की आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट लिखना आना चाहिए, फिर चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव करने आने चाहिए। फिर जितने ऑर्बिटल वाइज थे हमने d ऑर्बिटल 3d बना लिए, जितने 6 इलेक्ट्रॉन से फिलअप कर लिए। वैकेंट ऑर्बिटल की नीड हमें इसलिए पड़ी क्योंकि आपको मालूम था कि सेंट्रल मेटल आइटम केंद्र धातु परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑर्बिटल में ही तो जाएंगे, इसलिए हमने वैकेंट ऑर्बिटल ले लिए थे, इसीलिए हमने यहाँ तक बढ़ा। ठीक है, कोई डाउट? सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक, इसकी सारी डिटेल मैंने पहले से नोट कर ली थी, क्योंकि नोट करने में वीडियो लेक्चर लंबा हो जाता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं सारे टॉपिक्स। ठीक, संकरण हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपने इतनी चीज़ अच्छे से सीख ली, ये सारी डिटेल बहुत आसान हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए हैं, देखिए एक s ऑर्बिटल में गया है, p ऑर्बिटल में गए, p ऑर्बिटल कितने 1 2 3 हैं, d ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं और उसमें लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन 2 में गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे sp3d2। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का यही बना। ठीक, कोई डाउट यहाँ पर? हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया। उसके लिए भी इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, अष्टफल की संरचना होती है। ये कैसे आई ये मैं आपको बता देता हूँ अभी रुक के। उसके बाद आप चेक करेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जो d ऑर्बिटल्स थे सेंट्रल मेटल आइटम केंद्र धातु परमाणु के, तो वहाँ पर देखिए ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड कितने दिख रहे हैं, ये अकेला दिख रहे हैं ना, ये तो इनको काउंट करते तो 1 2 3 4, तो इसलिए हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 4, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। अब हम लोग बात करेंगे चुंबकीय गुण के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। ये कंपाउंड नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा, बोले तो अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक का कैरेक्टर होता है कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो अनुचुंबकीय है, आप कैसे पहचानोगे। अगर इस कॉम्प्लेक्स में, इस जटिल यौगिक में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गया,
तो ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आपको तीन चीज़ क्लियर हो गई कि हाइब्रिडाइजेशन इजी गोइंग, देखना आसान था। उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चेक करना आसान था। अनुचुंबकीय और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख के ही निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बंद आघूर्ण, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। अगला हमने क्या देखा था, बंद आघूर्ण, जिसको हम बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं या मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू √n+2 bm, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो n है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो आपने अभी यहाँ पर निकाला ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4, आप यहाँ पर 4 ही रख के सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट निकल जाएगा, बोले तो बंद आघूर्ण निकल जाएगा। इसका मतलब होता है कि जिसका बंद आघूर्ण सबसे ज़्यादा होगा वो मैग्नेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जिनका बंद आघूर्ण कम होता है, इसी सॉल्व करके निकालेंगे तो वो मैग्नेट की तरफ कम अट्रैक्ट हो गए। आपका ये रंगीन यौगिक है, भाई मार्कर से मैंने लिखा हुआ है। अब आपको कैसे पता चला कि कौन से कलर, मतलब कौन सा कलर, वो बात की बात है, कलर्ड है कि कंपाउंड की नहीं है, उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही चेक करने पड़ेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये रंगीन होगा। मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया सब बच्चों को, ठीक। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लियर 4, ठीक। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद रंगीन यौगिक क्यों होगा, कलर्ड कंपाउंड क्यों होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है ये हाई स्पिन, ठीक है। हाई स्पिन के लिए आपको आगे के लेक्चर में चलना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में आप समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी कॉम्प्लेक्स में CO, CN या EN, अभी आपको कुछ एग्जांपल आपको देखने पड़े, अगर वहाँ कॉम्प्लेक्सेस में ये लिगेंड आपको लगे मिल गए तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका लो स्पिन होगा, बोले तो निम्न चक्रण का होगा। बाकी कोई भी लिगेंड लगा होगा अकॉर्डिंग टू 12th क्लास, क्योंकि सीनियर क्लास में जाएंगे तो फिर उसके लिए रूल्स होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया कि अगर इन लिगेंड को छोड़ के इंटर लेवल पे अगर बाकी लिगेंड लगे होंगे तो वो क्या शो करेंगे, उच्च चक्रण शो करेंगे, हाई स्पिन शो करेंगे। ये कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पता चलेगा, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगी, ओके, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आपने पहला एग्जांपल देख लिया था, पहले एग्जांपल में कई सारी डिटेल्स थी, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज भी होगा कुछ एक आध भी, ठीक है। तो लेकिन हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सेम एग्जांपल लेंगे तो बच्चा उसी डाउट पे फिर से रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल फिर से लेते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में लोग देखते हैं CO F6 3 निगेटिव, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही डिटेल्स निकालनी है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में निकाली थी, लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं आया है वो उसको दोबारा फिर से देखें, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको सेंट्रल मेटल एटम, केंद्र धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आनी चाहिए, वो आप निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से निकाल देता हूँ, CO+6 फ्लोरीन इक्वल टू -3, Fe को x माना, Cn की -1 होगी, मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +6 -3, x इक्वल टू क्या आ गया, +3 आ गया, x आ गया +3, यहाँ पर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर CO की क्या आ गई, +3। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO एटम इज +3। अब आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। CO एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d7, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आइटम है, केंद्र धातु परमाणु है, उसका एटॉमिक नंबर 27 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। बट जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर जो CO है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रही है। इसका मीन कि CO ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे जब ये फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CO 3+
27 आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो आउटर शेल से रिमूव करेंगे तो 4s से रिमूव हो गया और 3d से 1 रिमूव हो गया, तो ये हो जाएगा 3d 6 एंड 4s 0। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़े होंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पास मालूम है कि लिगेंड है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करता ही, पहले के कॉन्सेप्ट में क्लियर था, लेकिन वो जाता कहाँ है, इनके वैकेंट ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल यहीं से निकलते हैं। बात करेंगे CO3+ आयन 3D, डी ऑर्बिटल 5 टाइप का था, 5 बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, फिर 4s वैकेंट पड़ा हुआ है, 3D, 4p। कुछ बच्चे, क्योंकि इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर बच्चा मुझसे ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। क्वेश्चन क्या रहता है ये भी सुनिएगा। सर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख लिया है, सर इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल इतने ले लिए, इतने क्यों ले लिए गए, अभी यहाँ पर हम 4D बना लेंगे। बच्चा फिर से, क्योंकि सब नहीं पूछते, कुछ पूछता है, तो ये मालूम है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है। बच्चा कहेगा सर आपने ये भी बना दी, ये कहाँ से बना दिया, तो कि यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि Fe लिगेंड है, एक दंती लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो आप इमेजिन यहाँ पर करिए कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर इनमें तो नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पहले से फिलअप है, वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, तो यहाँ पर एक Fe यहाँ चला गया, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ जाएगा, छठा यहाँ जाएगा, तो 4D तक इलेक्ट्रॉन्स पेयर जा रहे हैं। इसीलिए हमें पहले से मालूम हो जाना चाहिए कि कहाँ तक जाने हैं, ये प्रैक्टिस पे आएगा आपके, ठीक है। हम लोग कंप्लीट करते हैं। COF6 3 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6, ये क्लियर था सभी बच्चों को। 4s 3D, 4p, ठीक है। अब यहाँ पर लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन फिलअप करना चालू करते हैं। 4s में गए, एक F का गया, दूसरा फ्लोरीन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यहाँ तक भर गया। मैंने आपको पिछले भी बताया था कि यहाँ तक आपको फिलअप कर लेना है, इसके बाद सारी डिटेल यहीं से ही निकलती है। सेकंड एग्जाम्पल में आप लोग ने यहाँ तक एकदम क्लियर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद की डिटेल सेम पहले एग्जाम्पल के तरीके है। यहाँ तक में मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आपने, CO का एटॉमिक नंबर 27, कॉन्फ़िगरेशन किया, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आपने डिटेल लिखी। उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल में आपने Fe के इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए। Fe 6 थी तो एक Fe, 2 Fe, 3 4 5 6। Fe के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, Fe के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंट्रल मेटल एटम केंद्र धातु परमाणु के कौन से ऑर्बिटल में गई, S में गई, 3 P में गई, 2 D में गई। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, संकरण क्या बना, sp3d2, ठीक। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैं ऑक्टाहेड्रल को एक्सप्लेन करना भूल गया था, तो ऑक्टाहेड्रल यहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगा, इसलिए मैंने यही एग्जाम्पल ले लिया था, ठीक है। उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने, फिर से देखेंगे 1 2। अगर देखिए यहाँ पर आपको ये दिखता 1 2 3 4 5 लिखते, लेकिन यहाँ पर आपको ये दिख, अच्छा आपको ऐसा भी दिखता तो आप 3 लिखते, लेकिन इस एग्जाम्पल में आपके पास यही बन रहा है, तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी आपकी पैरामैग्नेटिक, बोले तो अनुचुंबकी, ठीक है। हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट बता दिया था, CO, CN या EN, ठीक। NH3 होता है लेकिन NH3 कुछ के साथ होता है, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर ना तो CO लगा है, ना तो CN लगा है, ना तो EN लगा है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, उच्च चक्रण, ठीक। ये क्यों हुआ है हाई स्पिन उच्च चक्रण, ये आपको CFT में ही पता चल पाएगा, VBT नहीं बता पाती है, ये इसकी लिमिटेशन है VBT की, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण, बॉन्ड बंद आघूर्ण, आपको म्यू इक्वल टू फॉर्मूला सेम है, n इक्वल टू n+2, बोर मैग्नेट्रॉन n इक्वल टू 4 रख के सॉल्व करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा है तो ये आपका क्या हो गया, रंगीन यौगिक हो गया। कौन सा यौगिक हो गया, रंगीन यौगिक, कलर्ड कंपाउंड होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा।
तो आई थिंक कि सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट रह गया कमेंट बॉक्स में या मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप में जितने बच्चे ऐड हैं मुझसे उसमें पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक। अब स्ट्रक्चर की बात कर देता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर में पिछले बार वाली एग्जाम्पल में भूल गया था, ठीक। आपको मैंने एक लिस्ट सेंड करी होगी, आप नेट से भी शो ऑफ चेक कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या मैंने आपको बताई थी कि केंद्र धातु परमाणु से जितने लिगेंड लगे होते हैं, अगर समन्वय संख्या 2 होगी तो स्ट्रक्चर लीनियर होगा, रेखीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 6 लगा हुआ है, ठीक है, 6 लगे हैं, हाइब्रिडाइजेशन ये निकलता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, तो स्ट्रक्चर ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी होगा। ये कैसा दिखता है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग CO F फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल का होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इमेजिन करते हैं, मुझे थोड़ा कैमरा क्लोज चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको इमेजिन करेंगे, ठीक है। मैं आपके पास आ रहा, मेरे हैंड पे फोकस करिएगा, ठीक है। आप इमेजिन करेंगे कि जो CO था, जो सेकंड एग्जांपल में जो CO था वो मेरा पंच है, ठीक है। अब इमेजिन करेंगे कि ये आपके लिगेंड लग गए, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, एक बार बोर्ड की तरफ वहाँ पर कॉर्नर पे फोकस करिए, ठीक। यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर नीचे Fe लगे हैं और प्लेन पर 4 लगे होंगे। फिर मेरे पंच की तरफ फोकस करिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो पंच है वो CO है, ये फ्लोरीन लगा है, एक फ्लोरीन यहाँ लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 फ्लोरीन लगे हैं। हम इसको ऑक्टाहेड्रल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, आप यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा, त्रिकोण दिखाई देगा, ठीक। और ये एक तल दिखाएगा, त्रिकोण का एक तल है, प्लेनर को हम लोग हाइड्रल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना हाइड्रल मिला, एक हाइड्रल ये मिला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ये, तो आपको 4 हाइड्रल दिखे होंगे, 1 2 3 4, 4 दिखे, 4 नीचे होंगे, तो टोटल कितने हाइड्रल हो गए, 8 हो गए। 8 को हम लोग बोलते हैं आईपीएस में ऑक्टा, तो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक, मतलब 8 फलक दिखे, हिंदी मीडियम के लिए 8 फलक, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 4 और 4 नीचे, 8 फलक। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ओके। तो आपको ये 2 एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं। फिर हमें 2 एग्जाम्पल CO, CN या ENs के मैं बताऊंगा, ओके। तो सभी बच्चों को सेकंड एग्जाम्पल समझ में आ गया था, हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और सभी बच्चों को ध्यान देना है कि फर्स्ट एंड सेकंड में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में एग्जाम्पल लेते हैं NiCN4 2 निगेटिव। तो कॉन्सेप्ट आपको वही है कि हाफ, जहाँ तक मैंने बताया था वहाँ तक एकदम क्लियर आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, तो आप लोग ट्राई करके देखेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni एटम इज +2। सॉल्व करना मैंने बताया था। Ni का एटॉमिक नंबर 28 हो जाएगा। कॉन्ट्रिब्यूशन आर्गन 4s2 3d 8 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +2 का मैंने मतलब बता ही दिया था कि इस कॉम्प्लेक्स में, इस जटिल यौगिक में Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो हमें वही वाला चाहिए Ni2+। तो कॉन्ट्रिब्यूशन क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को मालूम है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, 3d8 4s0, ठीक है। हम लोग कर लेंगे Ni2+ आयन डी ऑर्बिटल 5 टाइप का होता है, 3d 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए हमें चाहिए होंगे। अब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है NiCN4।
आपको ध्यान होगा कि जहाँ पर हम हाई स्पिन उच्च चक्रण की बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने एक बात बताई थी, CO, CN या EN लिगेंड आ जाएंगे, तब वहाँ क्या होना है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए CN लिगेंड आ गया है। अब ये पता CN लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हुंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। जैसे कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जब CN CO या EN आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुंस रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो हम लोग फिलअप पेयरिंग कराएंगे। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सहयोजी बंध सिद्धांत, ये बोलता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सब बातें आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही क्लियर हो पाएंगी, ठीक है, क्योंकि ड्रॉबैक्स हैं VBT की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से। CO, CN या EN में ध्यान देना है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आप लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे हम लिगेंड्स के। CN मोनोडेंटेड एक दंती लिगेंड है, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फिलअप करेंगे, 4 हैं तो यहाँ पर सबको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आपको, अच्छा यहाँ पर देखिए ये 3D था, 4S था, 4P था, तब लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में गए, D में गया, एक S में गया और 2 P में गए। तो हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण निकलेगा वो आपका निकलेगा DsP2। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया कि यार अब समझ गए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल कैसे रहे। इन ऑर्बिटल्स को देख के, इन कक्षकों को देखकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए D में, एक D में गया, एक S में गया, 2 P 3 होते हैं लेकिन 2 P में फिलअप हुए हैं, ठीक। और जब भी आपका DsP2 संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, Ni CN CN CN, हिंदी में कहेंगे समतली वर्गाकार, ठीक। आप देखेंगे कि सबको यहाँ पर एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, एक वर्ग दिखाई दे रहा होगा, वो एक प्लेन पर आएगा, एक समतल पे आएगा, तो समतली वर्गाकार, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया, शेप सीख लिया। अब बात करते हैं कलर्ड कंपाउंड की, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो 0 लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैं बोर आपका चुंबकीय आघूर्ण निकालना होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, म्यू इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। n बराबर 0 निकला क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो आपके पास 0 आ जाएगा। कलर्ड कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। चुंबकीय गुण की बात करेंगे तो ये डायमैग्नेटिक होगा, बोले तो प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं उच्च चक्रण की बात करते हैं, निम्न चक्रण की बात करते हैं, तो CO, CN या EN लगा होगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारा निम्न चक्रण का कहलाएगा। निम्न चक्रण का क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो VBT में भी हम वो बात को नहीं छेड़ेंगे, ठीक, क्योंकि वो ड्रॉबैक्स में जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फिर मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दिया है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, इसी स्ट्रक्चर को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कई सारे एग्जांपल दे देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा। NiCO4 को सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। कॉम्प्लेक्स लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल ली है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, लेकिन यहाँ पर निकेल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमने 2+ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए 4s ऑर्बिटल से। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने हुंस रूल के अकॉर्डिंग फिलअप किया है, लेकिन CO, CN या EN जो लिगेंड्स लगे होंगे वो क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देंगे। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 फिलअप कर दिए,
वैकेंट ऑर्बिटल थे तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन 4 थे तो 4 फिलअप कर दिए। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 निकल गया। जब संकरण ये होगा तो शेप होगा समतली वर्गाकार, ठीक, वो आपको याद करना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे होंगे तो हमने 0 लिख दिया है। और 0 कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चुंबकीय गुण जो होगा वो आपका प्रतिचुंबकीय, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी डायमैग्नेटिक नेचर की होगी। जब यही 3 लिगेंड लगे होंगे तो आपका चक्रण लो स्पिन होगा, ठीक है, मतलब निम्न चक्रण होगा और रंगीन यौगिक होंगे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं VBT के एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपने सीखा है, इसी से ही हम एप्लीकेशन सारी निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखेंगे तो VBT कहेगा कि जो Ni एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्र धातु परमाणु होता है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं जो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर फिलअप करते हैं। मतलब लीगेंड इनको इलेक्ट्रॉन देगा केंद्र धातु परमाणु को और ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रिक्त कक्षकों में उस इलेक्ट्रॉन युग्म को रख लेंगे। ये पहली एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर बता लेते हैं, जैसे कि sp3 संकरण होगा तो शेप आपका टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकी होगा। अगर आपका संकरण DsP2 होगा तो शेप आपका स्क्वायर होगा। हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा। मैंने पीछे सेकंड एग्जांपल और फर्स्ट एग्जांपल में वही स्ट्रक्चर बन रहा था, ये बात कर रहा था। इसके बाद बता रहा था कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता देगा, मतलब कौन सा प्रतिचुंबकीय कौन सा अनुचुंबकीय। कहेगा कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो हमारा प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर देता है कि जब CN CO लगे होंगे तब ये आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, बाकी आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो ये एप्लीकेशन हो जाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं डीमेरिट्स, मतलब कि कहाँ कहाँ ये सही नहीं था, ठीक है। लिमिटेशन को कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ VBT। तो VBT की लिमिटेशन सबसे पहले क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि CO और जो CN लिगेंड है वो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर क्यों नहीं करा पाते हैं, ये VBT नहीं बता पाया, ठीक। उसके बाद इसने बताया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। फॉर एग्जाम्पल टू, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमने निकाला, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू कि इसके अकॉर्डिंग आयरन के किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको हीट देते हैं या उसका टेम्परेचर लो करते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स की वैल्यू में क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो जाता है, वो VBT नहीं बता पाती है, ठीक है। उसके बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पर, वो भी VBT नहीं बता पाया क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का कहने का मतलब होता है कि जब लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन इनर शेल में चले जाएं, देखिए आउटर शेल क्या थी 4s4p थी, लेकिन लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए 3D में भी आए ना, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें 4s4p 4d मतलब सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं तो हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, बाय जटिल यौगिक कहलाता है, ये आपका अंतर जटिल यौगिक है, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसकी लिमिटेशन थी, ये अभी सभी बच्चों को नोट्स में मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।